students, today we will revise this chapter, lesson 12, history India after independence. Before independence we were facing lots of problems. You all know that कि हमारा ये स्ट्रगल था कि हमें ब्रिटिशर्स से इंडिया को फ्री कराना था, and we were facing lots of problems and we have lots of struggle to get independence from the Britishers. बट इंडिपेंडेंस मिली, ये हमारी बहुत बड़ी जीत थी, हमारी विक्ट्री थी. बट आफ्टर दैट, इसके बाद भी हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ी. What were those problems and how Indian people and Indian leaders solved these problems? That is the topic of our today's chapter, India after independence. कि इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद इंडिया के सामने क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या किया गया और कैसे ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हुई. सो सबसे पहले था जो कि हम लोगों ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, that a new and divided nation. India become a new and divided nation. India got its freedom, but India was divided. You know that India was divided into two nations, India and Pakistan. है ना, दो नेशन बने थे, India and Pakistan. And a new and divided nation, India finally won its independence, but it was divided into two separate nations. दो अलग-अलग separate nation में ये divide हुआ था. It resulted in the mobilization of large number of people. अगर divide हुआ तो लार्ज नंबर ऑफ द पीपल का मोबिलाइजेशन हुआ, माइग्रेशन हुआ. मतलब ये बोला गया था कि एक सर्टेन टाइम के अंदर दोज पीपल हु वांट टू बिकम इंडियन सिटीजन दे कैन गो इन इंडिया, एंड दोज पीपल हु वांट टू बिकम पाकिस्तानी सिटीजन दे कैन गो इन पाकिस्तान. सो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि बहुत ज़्यादा संख्या में इन अ लार्ज नंबर पॉपुलेशन वाज माइग्रेटिंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तान टू इंडिया. और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा लोग जो है इंडिया से पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान से इंडिया में आए. और उस टाइम बहुत ज़्यादा आप लोगों ने देखा, इसके ऊपर मूवीज़ भी बहुत सारी बनी हुई है. इनमें से गदर मूवी भी एक मूवी है जिसमें उस टाइम की प्रॉब्लम्स को शो किया गया है कि क्या प्रॉब्लम्स थी जब ये माइग्रेशन हो रहे थे. और इतने लार्ज नंबर में पीपल का माइग्रेशन हुआ, तो जो पीपल इंडिया में आए पाकिस्तान से उनका सेटलमेंट भी बहुत ज़रूरी था, है ना. उनको सेटल करना था, मतलब उनकी डिमांड्स जो थी, देयर डिमांड्स ऑफ हाउस, सिक्योरिटी, फूड, जो उनकी बेसिक नीड्स थी, टू फुलफिल दीज नीड्स, दीज वर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द सेटलमेंट ऑफ दीज पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट वर द मेन चैलेंज बिफोर द न्यू नेशन. प्रिंसली स्टेट को ऑर्गेनाइज करना भी उनमें से ही एक मेन चैलेंज था. व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट? व्हाट इज प्रिंसली स्टेट? प्रिंसली स्टेट अराउंड 500 प्रिंसली स्टेट थे. प्रिंसली स्टेट मीन्स बिफोर द ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स से भी पहले अगर हम देखेंगे तो इंडिया में क्या था कि किंगडम्स चलते थे, किंगडम्स. और आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिपेंडेंस मिला तो उन किंगडम्स ने क्या किया, अपने अलग से स्टेट की डिमांड करनी शुरू कर दी. देखो क्या होता था कि पहले हमारी कंट्री में क्या थे, किंगडम्स चलते थे, पर जब ब्रिटिशर्स का रूल आया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पूरी कंट्री पे को इक्वल कर दिया, एक यूनिटी बना दी. और दे वर रूलिंग इन इंडिया एज ए यूनाइटेड नेशन. पूरी कंट्री को एक नेशन बना के इंडिया तब रूल कर रहे थे, ना कि वो ऐसे रूल करते कि गुजरात, पाकिस्तान, ये अलग अलग स्टेट में डिवाइड करके नहीं, तो उसको एक नेशन की तरह देखकर तब इंडिया में रूल कर रहे थे. और ये चीज़ जो है इंडिपेंडेंस के बाद जो प्रिंसली स्टेट्स के जो भी किंग्स थे या जो प्रिंस थे, उन्होंने अपने लिए अलग स्टेट की, अलग इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करनी शुरू कर दी. 500 प्रिंसली स्टेट लाइक द नवाब ऑफ हैदराबाद एंड लाइक अदर स्टेट्स, उन्होंने बोला कि हमें इंडिया में नहीं रहना, हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट नहीं बनना है, एंड वी वांट आवर सेपरेट नेशन. तो उन सब लोगों को कन्विंस करना ज़रूरी था कि वो सब लोग कन्विंस हो जाए और इंडिया में ही एक तरह से मर्ज कर दे अपने स्टेट को, और इंडियन पीपल जो है वो भी बन जाए. तो उन सबको प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, एंड दैट वाज दिस प्रॉब्लम वो हैव टू बी सॉल्व इमीडिएटली. And next problem was the constitution is written.
अगर गवर्नमेंट चलानी है, फॉर अ गुड गवर्नमेंट वी ऑल वांट एवरी कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन रिटर्न। हमें चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन और एन अनरिटन डॉक्यूमेंट विच ले आउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री। उसके अंदर हमें क्या पता चलता है कि कंट्री का वर्किंग लेआउट क्या होगा, कोई कंट्री कैसे काम करेगी, एंड द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर मेंशन इन दिस डॉक्यूमेंट्स। किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, किसके क्या वर्क होंगे, वो सब उसमें मेंशन होता है। Moreover, right of the citizens are also mentioned in this document कि सिटीजन्स की क्या राइट्स होंगे वो भी उसी में ही मेंशन होता है। ये प्रॉब्लम थी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था और रिटर्न में चाहिए था हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंडिया की थी कि इंडिया में एक लार्ज पॉपुलेशन थी विद अ हाई डाइवर्सिटी। आप लोग देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने वाले, अलग अलग बिलीव्स के, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं। हर लैंग्वेज सबकी अलग है, बट वी आर स्टिल लिविंग टुगेदर एज अ यूनाइटेड नेशन। तो उस टाइम ये प्रॉब्लम थी दैट कि अ लार्ज पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी एंड विद डाइवर्सिटी, अ लार्ज पॉपुलेशन इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, दैट अ लार्ज पॉपुलेशन विद डाइवर्सिटी, और लोगों को नहीं लग रहा था कि दैट ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है वो यूनाइटेड कैसे रहेगी, हाउ दीज पीपल कैन बी टुगेदर एंड हाउ दे कैन मेक अ यूनाइटेड नेशन। That was the problem of India, and Indian population at the time of independence was 345 million. 345 million उस टाइम हमारी population थी, and the people professed different faith, spoke different languages and followed different culture. Therefore, many people opined that India could never unite as a nation. So बहुत सारे लोगों का अदर कंट्रीज जो हमें देख रही थी, लाइक चाइना, जापान, जो अदर कंट्रीज हैं जो हमें देख रही थी, उनका मानना ये था कि इंडिया कुड नॉट बिकम अ यूनाइटेड नेशन, क्योंकि इतने सारे लोग ये इकट्ठे कैसे रहेंगे, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, सिख, ईसाई, अलग अलग कास्ट में बटे हुए लोग हैं, जेंडर, मतलब बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, तो दीज पीपल कैन नॉट मेक अ यूनाइटेड नेशन। तो दिस वाज अटैच्ड टू द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपमेंट ऑल्सो। इसके अलावा एक ये भी प्रॉब्लम थी कि इंडिया में डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था। इतने टाइम से यहाँ पे किसी दूसरी कंट्री जो रूल कर रही थी, तो नेचुरली वो कोई डेवलपमेंटल वर्क तो करेगी नहीं। सो अब इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंटल वर्क भी चाहिए था, सो डेवलपमेंटल वर्क की भी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट हमको उस टाइम के हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को तुरंत एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो अपॉइंट करनी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंट करनी थी। व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इन ऑर्डर टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अपॉइंटेड एंड इट हैड मेंबर्स फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ कंट्री। उसमें हर पार्ट के कंट्री के हर पार्ट्स के मेंबर थे, ताकि सबका जो है वो व्यूज और सबके जितने भी व्यूज है वो उसमें इंक्लूड किए जा सके। एंड इट मीट बिटवीन दिसंबर 1946 and November 1949. Discussion and debates were held on different issues in order to frame the constitution which could be accepted to all. तो हमें एक ऐसा constitution बनाना था जिसको कि सब accept कर सकें। तो ये constituent assembly जो है वो बनानी जरूरी थी, और इनकी मीटिंग्स हुई थी 1946 से 1949 के बीच में। 1946 से 1949 तक ये असेंबली मीटिंग करती रही, ताकि इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे सके, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करके दे सके। तो ये वर्क था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ओके, अच्छा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ वो दिसंबर 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। एंड व्हाट वर द फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? You all know that India is a large written constitution
कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे अच्छे मेन फीचर हैं। नाउ वी विल डिस्कस दिस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी को पता होना चाहिए व्हाट आर द फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज हम सभी लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और जिसको गवर्नमेंट चलती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो आपको पता होना चाहिए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो, सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था 26, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ दिसंबर 1949 में। बट वी आर सेलिब्रेटिंग आवर रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 1950 को हमने इसको अडॉप्ट किया। बट हमने इसको 26 जनवरी 1950 को ही क्यों अडॉप्ट किया? हमने 1949 को जब बन के रेडी हो गया था तभी क्यों नहीं अडॉप्ट किया? इसके पीछे भी एक स्टोरी है। द स्टोरी इज दैट कि जब हमें 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया वॉज इंडिपेंडेंस इन 15 अगस्त 1947 को, एंड दिस बिकम एन इम्पोर्टेंट डे इन इंडियन हिस्ट्री, है ना। हमने डिसाइड किया कि इस डेट को हम अपने इंडिपेंडेंस के लिए सेलिब्रेट करेंगे। बट इससे पहले भी हमारी जो कांग्रेस पार्टी थी उसने 26 जनवरी को बिफोर 1947 उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर दिया था। एंड 26 जनवरी को उन्होंने अपना झंडा फहरा के डिक्लेयर कर दिया था दैट वी आर अ फ्री नेशन and India is a free country and we are not accepting the rule of British government। उन्होंने बोल दिया कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो 26 जनवरी को उन्होंने खुद को फ्री डिक्लेयर कर दिया था। और जब 15 अगस्त को इंडिया एक्चुअली में फ्री हुआ तो उन्हें इस डेट को भी सेलिब्रेट करना था, क्योंकि उन्होंने इस डेट को भी खुद को एक बार पहले फ्री डिक्लेयर किया था। दैट्स व्हाई दे आल्सो वांट टू सेलिब्रेट दिस डे इन इंडियन हिस्ट्री। सो दे डिसाइडेड दैट कि इस डे को हम किस रूप में सेलिब्रेट करेंगे, एज अ रिपब्लिक डे। तो भले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिसंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था, 18 दिसंबर 1949 को, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम इसे अडॉप्ट करेंगे एक साल बाद ही, मतलब एक ही महीने बाद, जो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इसलिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया? 26 जनवरी 1950 को, जिसलिए हम हर साल अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। अडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज मीन्स राइट टू वोट फॉर द एवरी सिटीजन्स। उस टाइम वोटिंग के लिए आपकी एज डिसाइड की गई थी 21 ईयर्स। मीन्स 21 ईयर्स का कोई भी पर्सन किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इफ ही बिलोंग फ्रॉम एनी कास्ट एनी रिलीजन्स, ही हैव द राइट टू वोट। 21 ईयर्स का होना चाहिए, उसको राइट टू वोट होगा, जो कि अब कितनी हो गई है? 18 ईयर्स, है ना। अब 18 ईयर्स में हमें राइट टू वोट जो है वो मिल जाता है। अब ये एज हो गई है 18 ईयर्स। ठीक है, इंडिया में तुरंत ये हमें राइट मिल गया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का आफ्टर इंडिपेंडेंस। बट अदर कंट्रीज में ऐसे नहीं हुआ था। अदर कंट्रीज में आप लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे इंग्लैंड या अमेरिका में सबसे पहले उन्होंने राइट टू वोट दिया था मैन को, वो भी जिनके पास क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी। सिर्फ वही पीपल जो है वो वही वोटिंग कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने राइट टू वोट दिया उन मैन को हु आर एजुकेटेड। देन उन्होंने राइट टू वोट दिया था सिर्फ मैन को, कि आप बस मैन है तो आप लोग वोटिंग कर सकते हैं। बहुत लॉन्ग स्ट्रगल के बाद अदर कंट्रीज में राइट टू वोट मिला था किसको? वुमेन को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा टू गेट द राइट ऑफ वोटिंग। ठीक है, बट इंडिया
जो हमें राइट टू वोट मिला था, सभी को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी किसी भी उसके बिना, किसी भी भेदभाव के बिना, किसी भी सबको एक साथ इक्वली कंसिडर करते हुए इंडियन सिटीजन्स को राइट टू वोट दिया गया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे मेन फीचर यही है, अडॉप्शन ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप बोलेंगे अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज अकॉर्डिंग टू दिस इंडियन अबाउट द एज ऑफ 21 वुड बी अलाउड टू वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन। स्टेट एंड नेशनल इलेक्शन में उनको राइट टू वोट दिया गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स का राइट, मीन्स इट गारंटीड इक्वालिटी बिफोर द लॉ टू ऑल सिटीजन्स रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। सब इक्वल रहेंगे। ऑल द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन वुड बी गिवन द सेम अपॉर्चुनिटी व्हेन कम इन सीकिंग जॉब्स इन गवर्नमेंट और द प्राइवेट स्टेट्स, द सेम राइट बिफोर द लॉ। देखो जब B.R. अम्बेडकर ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, तो इन्होंने कहा था कि हो सकता है कि वी ऑल हैव डिफरेंट इकोनॉमिक स्टेटस, हम लोग भले ही इकोनॉमिकली अलग अलग स्टेटस पे खड़े हों, ठीक है, भले ही वी ऑल हैव डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट फेथ्स, डिफरेंट कल्चर, बट स्टिल वी आर सेम, वी आर इक्वल इन फ्रंट बिफोर द लॉ। बिफोर द लॉ हम सबको एक जैसा ट्रीट किया जाएगा, हम सब लोगों को इक्वालिटी दी जाएगी, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड मेन फीचर है, दैट इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर था ग्रांटिंग स्पेशल प्रिविलेजेस टू SC एंड ST। स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे। Why these special privileges were given to SC and ST? क्या क्यों इसकी जरूरत थी? Why? Because उस टाइम जो जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो भी मेंबर्स थे, उन्होंने ये फील किया था कि इंडिया में बहुत ही लंबे टाइम से कास्ट सिस्टम जो है वो चल रहा था एंड अ ग्रुप ऑफ पीपल वर सप्रेस्ड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो अब हम अगर राइट टू इक्वालिटी देते हैं सबको, यानी कि सबको एक ही रो में खड़ा करते हैं, तो ये लोग, इन लोगों का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा नहीं है कि ये लोग ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटी में अपना पूरा रोल प्ले कर सके, या फिर सबके साथ ये लोग इक्वली स्टैंड कर सके। तो जिस ग्रुप को इतना सप्रेस किया गया है, पिछड़ा माना गया, उसको इक्वालिटी देने के लिए, ताकि वो लोग भी आगे बढ़कर अपना डेवलपमेंट कर सके और गवर्नमेंट के और अपने कंट्री के डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सके, दैट्स वाई इनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया, ग्रांटिंग स्पेशल प्रिविलेज टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, इसलिए इनको स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे। नेक्स्ट था अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इंडिया में अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस होती थी और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज अबॉलिश्ड, द हिंदू टेम्पल्स वर ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग द अनटचेबल्स। पहले अनटचेबल्स को या एक लो कास्ट के जो पीपल थे उनको हिंदू टेम्पल में एंट्री बैन थी, उनको उनके जो पब्लिक जो टैप्स होते हैं उनसे वाटर फिलिंग भी उनके लिए बैन था। बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको अबॉलिश करा, इसको बैन करा अनटचेबिलिटी को, और जो भी इसको प्रैक्टिस करेगा उसके खिलाफ लीगल जो है वो केस चलेगा, ये बोला गया। सो इसको अनटचेबिलिटी को बैन किया गया। दूसरा था रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स हैं। दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर चैप्टर, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेज।
of seats देखो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकमेंडेड दैट a certain percentage of seats in legislature as well as job in government should be reserved for members of the lowest caste. उन्होंने ये डिसाइड किया कि लोवेस्ट कास्ट के मेंबर के लिए कुछ सीट्स जो है वो रिजर्व होनी चाहिए ताकि वो लोग जो है इनके साथ स्टैंड कर सके, उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिल सके, डेवलपमेंटल एक्टिविटी में उनको कुछ प्रिविलेजेस देने के लिए इनके लिए कुछ सीट रिजर्व की गई। यानी कि हमारे जो पार्लियामेंट है उसमें भी इनके लिए सीट रिजर्व है, गवर्नमेंट जॉब्स में भी लेजिस्लेचर में हर जगह इनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व की गई है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर एंड दो स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियोज उनको ये सारे पॉइंट्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं एंड यू ऑल्सो हैव टू लर्न दिस चैप्टर फॉर योर नेक्स्ट क्लास।